नमस्कार, एग्जाम है पी झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी सहायक अध्यापकों के आकलन परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो दोस्तों हम बताते चले यदि आप झारखंड में सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा की तैयारी में 101% सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको हम बता दें यहाँ पर तैयारी जो है आपको पाठ्यक्रम पर आधारित सारे प्रश्नों को करना होगा। अब हम आपको बता देते हैं आपको जाना है दिल्ली और आपने पकड़ लिया है बनारस का ट्रेन तो आप पीछे ही रह जाओगे, ठीक है? आगे नहीं जा पाओगे। तो उसी तरह से आप लोग क्या कर रहे हैं कि पाठ्यक्रम पर आधारित एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के प्रश्नों को तो पढ़ ही नहीं रहे हैं और सिर्फ यहाँ पर बाजारू चीजें लेकर के पढ़ रहे हैं और सिर्फ दूसरे चैनल से जा करके एसएससी और जेएसएससी के क्वेश्चंस को आप देख रहे हैं। यहाँ से कुछ नहीं होने वाला है, आप जहाँ के तहाँ ही रह जाएंगे। आपको करना क्या है, तो आप अगर नहीं भी जुड़ते हैं किसी से तो आप सिर्फ टेक्स्ट बुक को पढ़िए। देखिए जैक ने स्पष्ट कह दिया है कि पाठ्यक्रम पर सारे आधारित प्रश्नों को ही पूछा जाएगा। अब इसके बाद भी बहुत से लोगों का कहना है कि पाठ्यक्रम का सिलेबस दिया है क्या, तो पाठ्यक्रम का सिलेबस है, जैक की किताब बनी हुई है, जैक ने ही किताब को दिया है। तो आपको पाठ्यक्रम देखना है तो आप सही ट्रेन को पकड़ें, सही जगह पर जाएं और सही रणनीति में सही समय पर तैयारी करें, नहीं तो सब कुछ धरा के धरा रह जाएगा। तो आपको हम बता देते हैं यहाँ पर इस चैनल पर यदि आप जुड़ते हैं तो आपको सब कुछ मिल रहा है, वही जो जैक मॉडल पर आधारित है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ 501 रुपए में जुड़ करके आप यहाँ पर सारे पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्नों को देख सकते हैं और जैक मॉडल पर आधारित प्रश्नों को देख सकते हैं, जो कि कहीं भी किसी भी और किसी भी चैनल पर यह उपस्थित नहीं है। अब आपकी बारी है कि आप क्या डिसाइड करते हैं। अगर डिसाइड करते हैं तो अभी हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क कीजिए और यहाँ पर जुड़ जाइए, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार का धोखा ना हो और आप यहाँ पर आकलन परीक्षा में पास करके एक दिन अस्थायी शिक्षक बन सके। तो उर्दू की लिपि है, पूछा जा रहा है कि उर्दू की लिपि कौन सी है, देवनागरी है, रोमन है, गुरुमुखी है या फारसी है। तो देखिए उर्दू की लिपि जो है यहाँ पर कौन सी होती है, तो उर्दू की लिपि फारसी होती है। तो लिपि से एक प्रश्न आता है मेरे प्यारे शिक्षक बंधु, तो लिपि आप लोग एक बार अवश्य देख लीजिएगा और लिपि का सारा प्रश्न और पीडीएफ नोट्स देखना है तो आपको बना हुआ है। सिर्फ 30 रुपए में आप हिंदी का नोट्स यहाँ से हमारे यहाँ से परचेज करके पढ़ सकते हैं, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स के साथ साथ आपको यहाँ पर विभिन्न राज्यों के आकलन परीक्षा का प्रश्न पत्र भी बना हुआ है। तो यहाँ से एक भी प्रश्न आपका हिंदी में छूटने वाला नहीं है। तो आप जरूर, आपको देखने के बाद वीडियो जरूर यहाँ से नोट्स परचेज करना नहीं भूलेंगे। शायद पिताजी टहलकर आ चुके थे, यह किस काल का उदाहरण है? पूर्ण भूतकाल, सामान्य भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल या अपूर्ण भूतकाल। शायद पिताजी टहलकर आ चुके थे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, आप जब इसको देखेंगे आ चुके थे, सबसे पहले समझिए चुके थे, जिसमें था थे थी लग गया तो वो होता किसका है, वो हो जाता है आपका भूतकाल। क्या हो जाता है, सबसे पहले भूतकाल। तो ये हमें पता चल गया कि भूतकाल का है। अब शायद पिताजी टहलकर आ चुके थे, शायद मतलब कहने का मतलब है कि आप कंफर्म नहीं है। शायद, शायद मतलब होता है, देखिए यहाँ पर आप संदिग्ध हैं, मतलब संदेह के घेरे में आप बात बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये भूतकाल होगा, लेकिन कौन सा होगा, संदिग्ध होगा। आपको संदिग्ध है, पूरा क्लियर आप नहीं है, तो जिसमें संदिग्ध लगे, जिसमें संदेह लगे, उसको आप संदिग्ध भूतकाल में रखेंगे। तो इसका राइट आंसर सी होगा, संदिग्ध भूतकाल होगा। अगला प्रश्न है आपका, गुच्छा किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा। देखिए कितने अच्छे प्रश्न आते हैं। तो गुच्छा, देखिए गुच्छा जब भी होता है तो क्या होता है, आप अंगूर का गुच्छा देख लीजिए, केला का देख लीजिए, गुच्छा जो भी होते हैं, चाबी का गुच्छा हो गया, ये सभी 2 से अधिक होते तभी गुच्छा बनता है, ठीक है। तो जो 2 या 2 से अधिक कहीं भी हो तो उसको हम लोग समूह कहते हैं और समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत चला जाएगा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्या रमन पढ़ रहा है, यह किस प्रकार का वाक्य है? देखिए ये किस प्रकार का वाक्य है, विधानवाचक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य या आदेश सूचक वाक्य। तो देखिए यहाँ पर जो है क्या, कब, कौन, कैसे, ये सभी लगा हुआ रहे तो ये सभी प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। तो जिस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द लग गया या प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया तो उसको हम लोग प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तो क्या रमन पढ़ रहा है, इसमें क्या प्रश्नवाचक शब्द भी है और प्रश्नवाचक चिन्ह भी है, इसलिए प्रश्नवाचक वाक्य के अंतर्गत चल जाएगा। तो देख रहे हैं आप सभी ना किस प्रकार के प्रश्न पूछ रहे हैं और इस प्रकार का नोट्स आपका ऑलरेडी यहाँ पर बना हुआ है, जो कि जैक के एग्जाम में तो आपको कमाल और धमाल मचाने वाला है। तो सिर्फ 30 रुपए में हिंदी का नोट्स आप यहाँ से परचेज करके पढ़ लीजिएगा। 18 में 18 आपको कोई आने से रोक नहीं सकता है, ठीक है। तो अभी के अभी जुड़ जाइएगा और मोबाइल नंबर दिया गया है, आप उस पर जरूर यहाँ से नोट्स परचेज करना नहीं भूलेंगे।
कमल किस प्रकार का शब्द है? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द या कोई नहीं। ठीक है, तो कमल देखिए एक साधारण शब्द है, तो जो शब्द साधारणतः होते हैं उसको हम लोग रूढ़ शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? रूढ़ शब्द कहते हैं। और जो शब्द दो से अधिक से मिलकर बना होता है, दो शब्दों से, तो उसको हम लोग यौगिक कहते हैं, और जिसका विशेष अर्थ निकलता है उसको योगरूढ़ कहते हैं। तो ये रूढ़ शब्द के अंतर्गत चला जाएगा। ठीक है, किसके अंतर्गत जाएगा? रूढ़ शब्द के अंतर्गत जाएगा। त्रिफला में कौन सा समास है? आपको बताना है कि त्रिफला में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास या बहुव्रीहि समास। त्रिफला में कौन सा समास है आपको बतलाना है। ठीक है, तो देखिए त्रिफला का मतलब क्या होता है आपको बता देते हैं। त्रिफला का मतलब क्या होता है? तो त्रिफला मतलब यहाँ पर हो गया, देखिए इसको जब हम विग्रह करेंगे तो तीन, क्या हो गया? तीन फलों का समाहार। तीन गो फल आपस में जब मिलता है तो उसको हम लोग त्रिफला कहते हैं। ठीक है, तो तीन फल, तीन क्या है? संख्यावाचक है। ठीक है, संख्यावाचक है, तो जितना भी संख्यावाचक होता है उसको हम लोग द्विगु के अंतर्गत डालते हैं। किसके अंतर्गत डालते हैं? द्विगु के अंतर्गत डालते हैं। ठीक है, तो चलिए ये आपका द्विगु में चला जाएगा। अगला है, जो देखने में प्रिय लगता हो उससे क्या कहते हैं? जो देखने में प्रिय लगता हो उससे क्या कहते हैं? प्रिय पात्र, इनमें से कोई नहीं, समदर्शी या प्रियदर्शी। तो जो देखने में प्रिय लगता है उसको हम लोग प्रियदर्शी कहते हैं। हम आपको बता देते हैं प्यारे शिक्षक बंधु, यहाँ पर जितना आप जो प्रश्न देख रहे हैं इससे अच्छा जो प्रश्न आपको है झारखंड में इससे भी हल्के आएंगे। और आपको जो है यहाँ पर नोट्स जो बनाया गया है इसी तरह का बनाया गया है, जिसमें सभी सीरीज को शामिल कर दिया गया है। आप सभी अभी के अभी देखने के बाद जरूर जुड़िएगा। आसान न मानने वालों को क्या कहते हैं? विश्वासघाती, इनमें से कोई नहीं, कृतज्ञ या कृतधन। ठीक है, देखिए एक आदमी होता है जो किए गए उपकार को मानता है या किए गए एहसान को मानता है, तो उसको हम लोग देखिए कहते हैं कृतज्ञ। क्या कहते हैं? कृतज्ञ। और एक आदमी होता है जो किए गए उपकार को नहीं मानता है, भुला जाता है, उसको हम लोग देखते हैं कहते हैं कृतधन। क्या कहते हैं? कृतधन। ठीक है, तो जो किए गए एहसान को न मानता है उसको कृतधन, और जो किए गए एहसान को मानता है उसको कृतज्ञ। तो न मानने वालों को पूछा गया है तो राइट आंसर हो जाएगा कृतधन। ठीक है, क्या हो जाएगा? कृतधन। अगला है यहाँ पे देखिए, चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। चिरायु में कौन सा उपसर्ग होगा आपको पता करना है। ठीक है, आवा हो गया, ज्ञान हो गया, ची हो गया, चीर हो गया। ठीक है, तो चिरायु में प्रयुक्त उपसर्ग देखिए हो जाएगा चीर और जोड़। देखिए उपसर्ग बताने के लिए आपको हमने इसके पहले वीडियो में बताया था, आप संधि विच्छेद कर लीजिए। तो चीर जोड़ आयु हो गया, ये प्लस आपका बॉडी है, इधर वाला जो पहले लगा वो उपसर्ग है और जो इसके बाद में है वो प्रत्यय है। तो पहले लगा है चीर, इसलिए चीर क्या हो जाएगा? आपका उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा यहाँ पर, इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है? इत जोड़ आदि, इत जोड़ यादि, इति जोड़ यादि या इति जोड़ आदि, कौन सा है? ठीक है, तो इत्यादि का सही संधि विच्छेद जो होता है देखिए वो आपका हो जाएगा इति और जोड़ हो जाएगा आदि। ठीक है, ये हो जाता है इत्यादि। और ये प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है, आपके यहाँ भी पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो आप सभी देख लेंगे, हिंदी का नोट्स ले लेंगे। और हम तो आपको बता दे रहे हैं, देखिए टेस्ट सीरीज में आप जरूर जुड़िएगा मेरे प्यारे से। मतलब आप जो भी हैं 100 रुपये का जो यहाँ 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज चल रहा है ना, उसमें जुड़ना तो एकदम नहीं भुलाइएगा। और बाकी तो ऐसे 351 रुपये में आपको लाइफ टाइम क्लास के साथ टेस्ट सीरीज भी मिल रहा है, तो आप उसमें जुड़िएगा तो और भी आपको फायदेमंद होगा, जिसमें आपको 1 घंटा जो है बात करने का सुविधा दिया जा रहा है। ठीक है, बात करने का भी सुविधा हम आपको दे रहे हैं, आप फोन से बात कर सकते हैं। वर्णमाला कहते हैं शब्द समूह को, शब्द गणना को या वर्णों के व्यवस्थित समूह को। ठीक है, तो वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम लोग कहते हैं वर्णमाला। ठीक है, वर्णमाला। अगला है प्रश्न यहाँ पे, उलट फेर होना का अर्थ क्या है? हिंसा होना, करवट लेना, अपेक्षा के विरुद्ध काम करना या परिवर्तन होना। तो उलट फेर होने का जो अर्थ है वो आपका यहाँ पर देखिए हो जाएगा परिवर्तन होना। उलट फेर होना मतलब क्या हो जाएगा? परिवर्तन होना। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, अनुराग का विलोम शब्द है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बार आता है। अनुराग का विलोम शब्द है समृद्धि, अरागा, विराग या वैराग्य। ठीक है, तो अनुराग का क्या होगा विलोम शब्द? विराग होगा। देखिए आपको विलोम शब्द, विपरीतार्थक शब्द, समास, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय ऐसा नोट्स बनाए हैं ना कि देखिएगा एक बार ना तो वहीं से प्रश्न छप्पे करेगा। और उसका सारा नोट्स और वीडियो आप देख लीजिएगा हिंदी के ना, तो 18 में 18 तो हम बताते हैं आपको, कोई भुलाएगा ही नहीं भुलाएगा। बस अभी के अभी मोबाइल नंबर जो देख रहे हैं ना उस पर जरूर कॉल कीजिए और ज़रूर नोट्स लेकर पढ़िए, क्योंकि आपको जो झारखंड में एग्जाम हो रहा है ना वो आपको यहाँ पर जो है जैक मॉडल पर आपका आधारित है। और जैक मॉडल जो है जैक का किताब से बना हुआ नोट्स, सारा नोट्स बन गया है सभी सब्जेक्ट का, आप ले सकते हैं। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कमला, वाणी, शारदा या वीणा पानी। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द इसमें कौन नहीं है आपको बताना है। ठीक है,
देखिए वीणा पानी तो हम लोग सरस्वती को ही कहते हैं, शारदा भी यहाँ पर सरस्वती को ही कहते हैं, वाणी भी सरस्वती को ही कहते हैं, लेकिन एक कमला ऐसा शब्द है जो सरस्वती के लिए प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, तो पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन नहीं है, तो यही कमला नहीं है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। खाली स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, आपको बताना है कि यहाँ खाली स्थान जो है वहां पर कौन सी संख्या आएगी, CF के एफ सी, GK या GB कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो चलिए कौन सी संख्या आएगी आपको बतलाना है यहाँ पर। तो देख लेते हैं हम क्या है आपका, पहले देखिएगा आपका दिया हुआ है AHI, ठीक है, AHI दिया हुआ है, फिर BGJ दिया हुआ है, उसके बाद खाली जगह है, यहाँ खाली है, यहाँ खाली, यहाँ खाली, ठीक है। उसके बाद देखिए दिया हुआ है DEL, यही दिया हुआ है ना, DEL। अब इस खाली स्थान पर क्या आएगा आप हमको बताइएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या आता है। सबसे पहले आप देखिएगा अगर इस तरह से हम भरते हैं तो A आ रहा है, A के बाद B आ रहा है, B के बाद C, C के बाद D होता है। ठीक है, तो एक सीरियल नंबर से चल रहा है मेरा अंग्रेजी का, अच्छा तो यहाँ पर C आएगा। ठीक है, चलिए अब देखिएगा तो यहाँ क्या HG, तो इधर से देखेंगे तो सीरियल चल रहा है, E हो गया, E के बाद क्या होगा, F होगा, F के बाद क्या होगा, G होगा, G के बाद H होगा, यानी यहाँ पर क्या होना चाहिए, F होना चाहिए। ठीक है, अब ऊपर से देखिएगा तो I आ रहा है, J आ रहा है, तब फिर K होता, फिर L होता, यानी यहाँ पर क्या होता, K होता, यानी इसका आंसर क्या होगा, CFK, क्या होगा, CFK इसका राइट आंसर होता है। क्या होता है, CFK इसका राइट आंसर हो गया। तो देखिए सीरीज को सिर्फ क्या करना है, आपको पहचानना है कि किस तरह से सीरीज यहाँ पर बन पा रहा है, तो आपको सीरीज को पहचान लीजिएगा तो तुरंत बन जाएगा। जो कि रीजनिंग देखिए बहुत ही आसान होता है, सिर्फ अब देखिए आपको डेली हम यहाँ पर सुबह जो है 6 बजे एक रीजनिंग का क्लास आपको हम दे रहे हैं, जिससे कि आपको देखिए 20 नंबर, अगर 1 to 5 है तो 20 नंबर आपका यही मैनेज हो जा रहा है, और 6 to 8 में तो 25 नंबर, इसलिए 20 और 25 नंबर यदि आप ले लाते हैं रीजनिंग में, जो कि मैथमेटिकल टाइप का है और इसमें लगभग सभी कोई को मिलता भी है, तो यहाँ पर आपका फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो रीजनिंग में इस तरह से आप सारे प्रश्नों को एक बार देख लीजिएगा जरूर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, यदि X आमिर की माँ की बहन का पति है, यदि X जो है आमिर की माँ की बहन का पति है, तो X का आमिर के साथ क्या संबंध है। देखिए रिलेशनशिप से जो है ना, संबंध से एक प्रश्न आपको पूछे ही जाते हैं, चाहे किसी भी एग्जाम में हो, तो JSSC 2014 में आपका पूछा गया था। तो चलिए रिलेशन में तो आप लोग बताने में बहुत ही माहिर हैं, यहाँ तो 2 नंबर आपको मिल ही जाएगा, है ना, 2 नंबर आप लोग ले लीजिएगा जरूर, हमको पता है। तो कमेंट कीजिए कि क्या इसका आंसर होगा। चलिए बनाते भी हैं इसको कि इसका आंसर होना क्या चाहिए। तो देखिए X क्या है, X बताइए, X जो है आमिर की माँ ना, आमिर की माँ की बहन। ठीक है, तो माँ की बहन कौन लगती है, आमिर की माँ हो गई, और माँ की बहन आमिर को क्या लगेगी बताइए, तो माँ की बहन जो है आमिर को मौसी लगेगी। क्या लगेगी, मौसी। और ये X कौन है, X कौन है, X जो है आमिर की माँ की बहन का ये पति है। कौन है, पति है। तो आमिर का X के साथ क्या संबंध बन रहा है, तो आमिर जो है वो यहाँ X का आमिर के साथ क्या संबंध है, तो ये मौसा हो गए। ये कौन हो गया, X जो है आमिर का कौन हो गए, मौसा हो गए। चलिए बहुत अच्छा रिलेशन है मौसा का, है ना, तो ये मौसा होगा, तो यही इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, पहला प्रश्न, जो सब कुछ जानता है उसको क्या कहते हैं, अग, विशेषक, कृतक या सर्वक। ठीक है, तो जो सब कुछ जानता है उसके लिए एक शब्द है सर्वक। और यहाँ पर आपको बता देते हैं कि ये जो प्रश्न है ये 1001 बार आपके अभी तक के एग्जाम में शिक्षक भर्ती में पूछ दिए गए हैं। तो सभी शिक्षक भर्ती के प्रश्न को लेकर के हम आपके लिए यहाँ पर डेली तैयार हो रहे हैं, चाहे वो जो भी सब्जेक्ट हो आपका, तो आप सभी जुड़ जाइएगा। ठीक है, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, बड़वा नल, जहरा नल, कामा नल या दावा नल। ठीक है, तो जंगल में लगने वाली आग को हम लोग क्या कहते हैं, दावा नल कहते हैं। और ये 501 बार पूछा गया अभी तक हिंदी के अंतर्गत। तो ये जंगल में लगने वाली आग को आप लोग जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि हम वैसे ही प्रश्न केवल लेकर के आए हुए हैं जो अब तक आपके एग्जाम में आए हैं, नहीं तो ऐसे प्रश्न को हम लाते ही नहीं है। ठीक है, जो बहुत बातें करता हो उसको क्या कहते हैं, बधिर, बहुवचनीय या बहुभाषी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार बहुभाषी होगा, जो बहुत बातें करता है। नहीं तो दूसरे में देखिएगा तो बहुत जगह आता है वाचाल। क्या आता है, वाचाल। जो बहुत बोलता है उसको वाचाल कहते हैं, और व्यर्थ की बात करता है तो उसको भी वाचाल कहते हैं। ठीक है, चलिए राइट आंसर का डी था। अगला प्रश्न है,
जिससे पार करना कठिन हो। कभी कभी आपने सुना हो, लग रहा है कि इसको पार करना कठिन है, मतलब क्या है? अगम्य है, निगम है, आगम है, दुर्गम है। तो जिसको पार करना कठिन हो वो दुर्गम रास्ता होता है, वो दुर्गम काम होते हैं जिसको पार करना कठिन होता है। आसान मतलब यहाँ पर सुलभ हो जाता है, ठीक है। तो दुर्गम हो जाएगा, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जो शत्रु की हत्या करता है उससे क्या कहते हैं? जो शत्रु की हत्या करता है उससे क्या कहते हैं? निर्दोष, निगम, नश्वर या शत्रुधन, ठीक है। तो जो शत्रु की हत्या करता है, देखिए उसके लिए एक शब्द आता है, उसको हम लोग कहते हैं शत्रुधन। क्या कहते हैं उसको? शत्रुधन कहते हैं। ये प्रश्न आए हुए हैं आपके उत्तर प्रदेश में 3 बार ये प्रश्न पूछ दिया गया है। वह वस्तु जो नाशवान हो, वह वस्तु जो नाशवान हो उससे क्या कहेंगे? अलौकिक, अमर, शाश्वत या नश्वर, ठीक है। तो जो वस्तु नाशवान हो उसके लिए एक शब्द होता है नश्वर। क्या होता है? नश्वर। ये बिहार में 2 बार और उत्तर प्रदेश में 3 बार, उड़ीसा में 3 बार, गुजरात में 4 बार, बार-बार ये सब प्रश्न पूछ रहा है एकदम। आप लोग इसको देख लीजिएगा ना और नोट्स को खरीद लीजिएगा, तो आपको बताते हैं कि पूरा फुल नंबर आने वाला है। जिसका भोजन दूध हो, जिसका भोजन दूध हो उससे क्या कहते हैं? द्रव्यहारी, शाकाहारी, मांसाहारी या दुग्धाहारी। तो देखिए, जो द्रव्य को जो खाली केवल पानी पीकर रहता है तो उसको द्रव्यहारी, जो साग-सब्जी खा के रहता है तो शाकाहारी, जो मांस खाने वालों को मांसाहारी और दूध पीने वालों को दुग्धाहारी कहेंगे। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, दुग्धाहारी, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, मोक्ष की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? जो मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उसको क्या कहते हैं? योगी, जिज्ञासु, आस्तिक या मुमुक्षु। तो मोक्ष की इच्छा रखने वाले को हम लोग मुमुक्षु कहते हैं। क्या कहते हैं? मुमुक्षु कहा जाता है जो मोक्ष की इच्छा रखता है। इसका राइट आंसर डी हो गया। स्त्री जो अभिनय करती है उससे क्या कहते हैं? जो स्त्री अभिनय करती है उससे क्या कहते हैं? नायिका, नर्तकी, नटी या अभिनेत्री। तो जो स्त्री अभिनय करती है वो अभिनेत्री होगी। क्या होगी? अभिनेत्री कहलाएगी। आंसर इसका डी हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। जिस तर्क का कोई जवाब न हो उससे क्या कहेंगे? जोरदार, तीखा, सटीक या अकाट्य। तो जिस तर्क का कोई जवाब ही नहीं है तो उसको अकाट्य कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? अकाट्य कहते हैं। कितना सही हो रहा है जरूर बताइएगा और कमेंट करते चलिएगा। वीडियो जब आप देख रहे हैं तो कमेंट करते चलिए। आपको लाइव क्लास चल रहा है प्रीमियर, आप उसमें कमेंट कीजिए। थोड़ा जानने वाले को क्या कहते हैं? अग, मूर्ख, बहुक या अल्पक, ठीक है। तो थोड़ा जानने वाले को हम लोग यहाँ पर कहते हैं अल्पक और थोड़ा खाने वाले को कहते हैं अल्पहारी, कहते हैं ना। तो भोजन है इसलिए हारी और यहाँ पर ज्ञान है इसलिए अग होता है। तो थोड़ा जानने वाले को अल्पक कहते हैं। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। जो सदा दूसरों पर संदेह करते रहता है उसको क्या कहते हैं? जो सदा दूसरों पर संदेह करते रहता है उसको दयालु, झगड़ालू, ईर्ष्यालु या शंकालु। जो शंका करते रहता है उसको हम लोग शंकालु कहते हैं। जो जलते रहता है उसको ईर्ष्यालु कहते हैं। जो झगड़ते रहता है उसको झगड़ालू कहते हैं और जो किसी पर दया करता है उसको दयालु कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका हो जाएगा यहाँ पर, जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? जो जानने की इच्छा रखता है उसको क्या कहते हैं? जिज्ञासु, हितभाषी, ऋषि या ज्ञानी, ठीक है। तो जानने की इच्छा रखने वाले को हम लोग देखिए कहते हैं जिज्ञासु। क्या कहते हैं? जिज्ञासु कहते हैं। जानने की इच्छा रखने वालों को जिज्ञासु कहा जाता है। जो ममत्व से रहित हो उससे क्या कहते हैं? जो ममत्व से रहित हो, जिसको ममता नहीं पता है उसको क्या कहते हैं? निर्मम, निर्मोही, निरामय या निष्ठुर, ठीक है। तो जो ममता से रहित हो उसको निर्मम, और वही सब क्या करते हैं जिसके पास ममता ना होती है तो उन लोग क्या करते हैं? कभी कभी सुनते हो कि निर्मम हत्या किया गया है, ठीक है, निर्मम हत्या, तो वही ये निर्मम होगा, ठीक है, वही ये निर्मम होगा। राइट आंसर ए है। जो किसी का हित चाहता हो उसको क्या कहते हैं? जो किसी का हित चाहता हो उसको क्या कहते हैं? हितैषी, हितभाषी, हितकारी, हितकारी, ठीक है। जो हित किसी का हित चाहता है तो उसको हम लोग कहते हैं हितैषी। उसको क्या कहते हैं? हितैषी, जो किसी का हित चाहता हो। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा यहाँ पर, वह स्त्री जिसके पति ने त्याग दिया है, जिसके पति ने त्याग दिया है उसको क्या कहेंगे? परकिया, उल्टा, बांझ या परित्यक्ता, ठीक है। तो त्याग करना को क्या कहते हैं हम लोग? परित्यक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? त्याग करने वालों को परित्यक्ता कहते हैं। तो परित्यक्ता ही इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, साहित्य से संबंध रखने वाले को क्या कहते हैं? साहित्य से संबंध रखने वालों को क्या कहते हैं? 1001 बार आया हुआ प्रश्न है कि साहित्य से संबंध रखने वाले को क्या कहते हैं? परकिया, नाटककार, लेखक या साहित्यक। तो साहित्य से संबंध रखने वाले को क्या कहते हैं? साहित्यक। कमेंट करते चलिए। आप लोगों का भी आंसर बहुत ज़्यादा सही हो रहा है, यानी आप लोग बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं और यहाँ पर 2000 रुपये आपको पाना है हर मंथ। तो जुड़ जाइए और सारे सब्जेक्ट की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि सारा सब्जेक्ट का नोट्स और पीडीएफ भी अब तैयार हो गया है। आप यहाँ पर परचेज कर सकते हैं। हिंदी का नोट्स केवल 30 रुपये में। जो सरलता पूर्वक प्राप्त किया जा सके उसको क्या कहेंगे? सरल, सुंदर, सुप्रभाय या सुलभ, ठीक है। तो जो सरलता पूर्वक आ जाए उसको हम लोग क्या चीज कहेंगे? सुलभ काम कहेंगे कि सुलभ हो गया मेरा, बहुत ही आसान हो गया। तो सुलभ इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी डी इसका आंसर होगा।
आयु में बड़ा व्यक्ति को क्या कहते हैं? जो व्यक्ति आपसे आयु में बड़ा है उसको हम क्या कहेंगे? पूजनीय, कनिष्ठ, वरिष्ठ या ज्येष्ठ। ठीक है, तो ये कहला जाएगा, देखिए ज्येष्ठ। क्या कहला जाएगा? ज्येष्ठ ना, या इसी को हम लोग कहते हैं अग्रज। ठीक है, तो आयु में बड़ा व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? ज्येष्ठ कहते हैं। ठीक है, आयु में बड़ा व्यक्ति को ज्येष्ठ के नाम से जानते हैं, उनको ज्येष्ठ कहा जाता है। जिसके आर पार देखा जा सके उससे क्या कहेंगे? जिसके आर पार देखा जा सके उससे क्या कहेंगे? दूरदर्शी, अटलदर्शी, सूक्ष्मदर्शी या पारदर्शी। तो जिसके आर पार देखा जा सके उसको हम लोग कहते हैं, देखिए पारदर्शी। किस क्या कहते हैं? पारदर्शी के नाम से जानते हैं, जो आर पार देखा जा सके। जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो उसके बदले क्या कहते हैं? बागी, विश्वासघाती, विद्रोही या देशद्रोही। 1001 बार ये प्रश्न आया हुआ है। जो देश के साथ विश्वासघात करता है उसको हम लोग देशद्रोही के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? देशद्रोही के नाम से जानते हैं। जिसकी गर्दन सुंदर है उसके बदले में एक शब्द क्या होगा? जिसकी गर्दन सुंदर उसके बदले में एक शब्द क्या होगा? सुगत, सुदर्शन, सुदर्शन या सुग्रीव। ठीक है, तो जिसकी गर्दन सुंदर हो उसको हम लोग देखिए एक शब्द कहते हैं सुग्रीव। क्या कहते हैं? सुग्रीव इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिसकी आशा न की गई हो उससे क्या कहते हैं? हो कभी कभी लगता है कि आप उसकी आशा नहीं कर रहे हैं, उसको नहीं जान रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? ठीक है, तो जिसकी आशा न की गई हो उसको हम लोग क्या कहेंगे? निराशा, गलत, अचानक या अप्रत्याशित। क्या कहेंगे? तो जिसकी आशा न की गई हो वो, तो उसको हम लोग देखिए कहेंगे अप्रत्याशित। क्या है? अप्रत्याशित के नाम से उसको जानते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, जिस स्त्री का पति जीवित हो उससे क्या कहेंगे? ये भी प्रश्न 1001 बार आ गया है। ठीक है, मघवा, सुभागा, कामनी या सधवा। तो जिस स्त्री का पति जीवित हो उसको हम लोग एक चीज जानते हैं, उसको हम लोग कहते हैं सधवा। क्या कहते हैं? उसी को सधवा के नाम से जानते हैं। फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को क्या कहते हैं? ये भी 5001 बार आया है, बहुत बार हिंदी के अंतर्गत आया है कि फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार क्या कहते हैं? भाला, गुलेल, शस्त्र या अस्त्र। तो फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को अस्त्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अस्त्र कहा जाता है फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को। जिसके ज्ञानेंद्रियों से अनुमान न हो सके उससे क्या कहें? जिसके ज्ञानेंद्रियों से अनुमान न हो सके उससे क्या कहें? सर्वजय, कालाजय, जितेंद्रिय, अतीन्द्रिय। तो इंद्रियों से जिसको न ज्ञात हो सके, अनुमान लग सके, तो उसको अतीन्द्रिय कहेंगे। क्या कहेंगे? उसको अतीन्द्रिय के नाम से जानेंगे हम लोग। अगला है वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ है उससे क्या कहेंगे? ठीक है, दूरस्थ कहेंगे, औरस कहेंगे, सहोदर कहेंगे या अन्योदर कहेंगे। ठीक है, तो अन्य माता के पेट से उत्पन्न हुआ तो इसको हम लोग कह लेंगे अन्य जोड़ उदर यानी अन्योदर। लेकिन जो अपने माता के पेट से ही पैदा हुआ है तो उसको हम लोग क्या कह लेंगे? सहोदर। यानी कहते हैं कि दोनों सहोदर भाई है। ठीक है, यानी अपने ही पेट से उत्पन्न हुआ है, उनकी माँ एक ही है, तो हो गया वो सहोदर के नाम से जाएगा। जिसके बराबर का कोई ना हो उससे क्या कहेंगे? जिसके बराबर का कोई ना हो उससे क्या कहेंगे? लोकातीत और असाधारण या अनुपम। तो जिसके बराबर का कोई नहीं होता है तो उसको हम लोग कहते हैं अनुपम, सबसे अलग होता है, उसके बराबरी का कोई है ही नहीं। जो कानून के अनुकूल न हो, जो कानून के अनुकूल न हो उससे क्या कहेंगे? अवैध, जघन्य, कल्प या अवैध। ठीक है, तो ऐसा चीज है जो जो व्यक्ति जो है बिना कानून के अधीन काम करते हैं, तो काम करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं ये अवैध काम कर रहा है, मतलब गलत काम कर रहा है, तो वही इसको उसी को अवैध कहते हैं। जो कानून के अनुकूल नहीं हो तो उसको अवैध ही कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका हो जाएगा यहाँ पर, ऐसी रोगी जिसका उपचार संभव ना हो, ऐसी रोगी जिसका उपचार संभव नहीं हो उससे क्या कहते हैं हम लोग? अरोगी, विरोगी, अतिरोगी या एक नाम और आता है असाध्य रोगी। ठीक है, तो जब डॉक्टर बता देता है कि इसका इलाज संभव नहीं है, मतलब इसको हम लोग ले लेते हैं असाध्य रोग के क्रम में, जो कि अब नहीं ठीक होने वाला है, तो उसी को असाध्य कहते हैं। ये असाध्य इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला है यहाँ पर, जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसको क्या कहते हैं? जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसको क्या कहते हैं? ये जो प्रश्न है 1001 बार आया हुआ है। नास्तिक, अविनीत, मेधावी, आस्तिक। जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसको हम लोग देखिए कहते हैं आस्तिक। ठीक है, क्या कहते हैं? उसको आस्तिक कहते हैं, जो ईश्वर में विश्वास रखता है। अगला प्रश्न है आपका, जो देखने में प्रिय लगता है उससे क्या कहें? जो देखने में प्रिय लगता है उससे क्या कहेंगे हम लोग? ठीक है, प्रिय पात्र, इनमें से कोई नहीं, समदर्शी या प्रियदर्शी। तो जो देखने में प्रिय पात्र है उसको हम लोग कहेंगे प्रियदर्शी। क्या कहेंगे? प्रियदर्शी के नाम से जानते हैं। ठीक है, दूर की सोच रखने वाले को क्या कहते हैं? जो दूर दूर तक सोचते रहता है उसकी सोच रखने वाले को क्या कहते हैं? सूक्ष्म दृष्टा, इनमें से कोई नहीं, दूरगामी या दूरदर्शी। तो जो दूर की सोच रखता है उसको हम लोग कहते हैं दूरदर्शी। क्या कहते हैं उसको? दूरदर्शी। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, दूरदर्शी, और राइट आंसर डी। वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री को क्या कहेंगे? माता,
इनमें से कोई नहीं, जननी वीर प्रसू। ठीक है, तो वीर पुत्र को जन्म देने वाली माता को वीर प्रसू कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? वीर प्रसू के नाम से जाना जाएगा, जो कि मजबूत बच्चा आपको यहाँ पर मिलेगा। शिव की आराधना करने वाले को क्या कहते हैं? ये भी 1001 से ज्यादा बार आ गया आपके एग्जाम में। शिव की आराधना करने वाले को वैष्णव, इनमें से कोई नहीं, सिद्ध या शैव। ठीक है, तो जो शिव की उपासना करते हैं उन्हीं का नाम है शैव। जो शिव की उपासना करते हैं उन्हीं का नाम है शैव। ठीक, चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या का चयन करें। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी उसका चयन करना है। 15, 17, 20, 22, 27, 29 और 2 प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर दिए हैं। दोनों जगह पर क्या आएगा उसका यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। 31, 38 होगा, 36, 38 होगा, 36, 43 होगा, 38, 45 होगा। क्यों होगा और किस पैटर्न पर होगा इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी इसको हम देखते हैं। क्या कुछ हमें दिया गया है ना, तो हम लोगों को दिया गया है देखिए 15, फिर दिया गया है 17, फिर दिया गया है 20, 22, 27 और 29, यही दिया गया है। और क्या दिया गया है? 29, इस तरह से दिया है। अब देखिएगा यहाँ पर यह जो पैटर्न बन रहा है वो पैटर्न इस प्रकार का है, आपको फॉलो करना होगा। देखिए 15 है ना, 15 के बाद जा रहा है देखिए 20। ठीक है, अब 20 के बाद देखिए जा रहा है ये 27। क्या जा रहा है? 27। आगे खाली जगह है तो देखिए 5 जुड़ रहा है और फिर आगे क्या जुड़ रहा है? इसमें 7 जुड़ रहा है। ठीक है, 7 जुड़ रहा है तो 5 जुड़ा, फिर 7 जुड़ा, आगे कितना जुड़ेगा? तो आगे आपका 9 जुड़ेगा। कितना जुड़ेगा? 9। तो 27 और 9 कितना हो जाएगा बताइएगा हमको? 36 हो जाएगा। 27 और 9 अगला टर्म आएगा 36। चलिए वो ऊपर से देखते हैं। तो ऊपर से यदि आप देखिएगा तो आपको यहाँ पर देखिए इसमें दिया जा रहा है 17 है, तो देखिए 17 और 5 कितना हो गया? 22 हो गया। 22 और 7 कितना हो गया? देखिए 29 हो गया। अब कितना जोड़िएगा? तो इसमें भी 9 जोड़िएगा, तो 29 और 9 कितना हो जाएगा? 38, यानी 36 और 38 इसका आंसर आपको हो जाएगा। और देखिए कब पूछा गया है? तो जेएसएससी 2014 में आया गया है। तो देखिए कितने अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं रीजनिंग के अंतर्गत। रीजनिंग तो देखिए आप लोगों के लिए नया है इसलिए आपको लगेगा ही, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो 20 में 20 और 25 में 25 आने से कोई रोक भी नहीं सकता। और यहाँ से ध्वनि का उच्चारण स्थान बताइए क्या होगा? कंठ होगा, तालु होगा, मुर्दा होगा, दंत होगा या ओष्ठ होगा। ठीक है, क ध्वनि मतलब क से लेकर के अंग तक की ध्वनि। ठीक है, तो क ख ग घ अंग सभी ध्वनियां। तो क ध्वनि का उच्चारण स्थान क और क से होता है देखिए कंठ, यानी क का भी उच्चारण स्थान कंठ, ख का भी उच्चारण स्थान कंठ, ग का भी उच्चारण स्थान कंठ, घ का भी उच्चारण स्थान कंठ और अंग का भी उच्चारण स्थान कंठ होगा। ठीक है, तो क ध्वनि का उच्चारण स्थान कंठ होता है। इसका राइट आंसर हो गया सी, यही होगा आपका। और लास्ट अपना स्कोर आप जरूर शेयर कीजिएगा कि कितना आप सही कर पा रहे हैं, क्योंकि स्कोर शेयर करने से बाद आपको यहाँ पर हमें पता चल पाएगा कि आपका तैयारी किस प्रकार का है और आपको और क्या चीज़ की जरूरी है। तो जरूर कमेंट करना नहीं भूलेंगे। भारत किस प्रकार की संज्ञा है आपको बताना है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, तो आप लोग संज्ञा के बारे में सभी को जानते हैं और संज्ञा से 1 से 2 प्रश्न हर एग्जाम में आते हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम में अगर हिंदी आपका यहाँ पर है सिलेबस में तो संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो भारत किस प्रकार की संज्ञा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर होता क्या है कि जो संज्ञा है किसी भी नाम को हम लोग संज्ञा कह लेते हैं। यही होता है कि किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। तो भारत किस प्रकार की संज्ञा है? तो भारत जो है आपका वो यहाँ पर हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान यानी किसी राज्य का नाम, किसी गांव का नाम, किसी शहर का नाम, अब जो भी ले लीजिए, जो नाम होगा वो व्यक्तिवाचक में ही चला जाएगा। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये आपका बिहार, गुजरात, उड़ीसा तीनों जगह पूछा गया है। ठीक ना, अगला देखिएगा यहाँ पर अगला है करण कारक का विभक्ति चिन्ह है। बताना है आपको कि करण कारक जो होता है उसका विभक्ति चिन्ह क्या है। करण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक, ने, को, से या कोई नहीं। तो देखिए कारक का नोट्स और पीडीएफ आपको बना दिया गया है। आप यहाँ से कारक का नोट्स और पीडीएफ देख लेते हैं तो आपको 101% हिंदी में जो आपके पूछे जाने हैं कारक, जो 2 से 3 प्रश्न होंगे वो आपका 100% यहाँ से पकड़ाने वाला है। तो आप अभी ही नोट्स परचेज कर लीजिएगा, जुड़ जाइएगा। तो देखिए कर्ता का चिन्ह होता है ने, कर्म का चिन्ह होता है को और करण का चिन्ह होता है से। ठीक है, तो कर्ता ने कर्म को करण से, यानी इसका राइट आंसर से होगा, यानी सी चला जाएगा। ठीक है, तो अभी कभी जो मोबाइल नंबर आप प्रथम बार देख रहे हैं उसको तुरंत डायल कीजिए और जुड़ जाइए ना, क्योंकि आपका यहाँ पर परीक्षा से 100% सफलता मिल रहा है। खून पानी होना का अर्थ है भाई का खून करना,
पानी का खून में प्रवेश करना, इनमें से कोई नहीं या कोई असर नहीं होना। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है ना कि कभी-कभी आप किसी को बहुत ज़्यादा कुछ समझाते हैं और उसके बाद भी उसके ऊपर किसी तरह का कोई असर नहीं होता, तो उसी को कहते हैं कि इसका खूने पानी हो गया है। ये हम लोग कहते हैं कि अगर खूने पानी हो गया है, समझ गए? तो खून पानी हो गया मतलब कुछ समझाइए उस पर उसका कोई असर नहीं पड़ना है, वो जो सोच रहा है वही करेगा, ठीक है? तो खून पानी होना इसी को कहते हैं हम लोग, ना? अगला है यहाँ पर देखिएगा, अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। इसमें कौन जो है अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, ठीक है? तो देखिए त्रिनेत्र है, चौराहा है, माता-पिता है या कोई नहीं है ना? तो अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन है? तो देखिए अव्ययी भाव समास में यथा से जुड़ी हुई चीज़ें, ठीक है? यथा से जुड़ी हुई चीज़ें जो भी आ जाएगी, तो आप याद रखिएगा और यही प्रश्न बार-बार छपता है। तो यथा से हो गया यथाशक्ति, यथासंभव, यथासमयाभाव, यथा व्यक्ति, यथा से जो भी जुड़ जाएगा उस सबको अव्ययी भाव में आप डाल दीजिएगा, ठीक है? तो इसमें यथाशक्ति जो कि सबसे नीचे है, हाँ, नीचे है देखिए यथाशक्ति लिखा हुआ है, तो यथाशक्ति ही इसका राइट आंसर हो जाएगा और ये गुजरात आकलन परीक्षा 2017 के आए हुए प्रश्न है। तो सभी राज्यों में अब देखिए इसी तरह से परीक्षा लेकर के उसके बाद जो है अस्थायी कर दिया जाता है, तो आपका भी यहाँ पर अस्थायी हो सकता है। आप निराश नहीं होइएगा, इसलिए परीक्षा ज़रूर पास कर लीजिए एक बार, उसके बाद ही कुछ यहाँ पर हो सकता है। तो परीक्षा में किसी भी तरह का आप सभी कोताही नहीं बरतें, पास करने के लिए सोचें। जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसके बदले एक शब्द क्या होता है, ठीक है? आस्तिक नास्तिक होता है, अविनीत होता है, मेधावी होता है या आस्तिक रहता है, ठीक है? तो जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसको हम लोग यहाँ पर एक शब्द नाम देते हैं, वो होता है आस्तिक। जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसको आस्तिक कहते हैं और यहाँ पर आपको हम बताते चले ईश्वर में विश्वास रखने वाले को आस्तिक कहते हैं और ये जो है यूपी और बिहार दोनों में पूछा गया था, ठीक है? तो देखिए सभी राज्यों में पूछे जा रहे हैं, उसी प्रश्न को हम लेकर के आ रहे हैं कि आप यहाँ पर देख लीजिए, एक बार नोट्स लेकर जुड़ जाइए और सारे प्रश्नों को बना लीजिए, ठीक है? निरर्थक का सही संधि विच्छेद है नीरा जोड़ अर्थक, नीरह जोड़ अर्थक, नीर जोड़ अर्थक या नीह जोड़ अर्थक, ठीक है? तो देखिए संधि विच्छेद जो हम लोग निरर्थक करेंगे तो वो होता है आपका नी और जोड़ क्या होता है अर्थक, ठीक है? और ये कौन सी संधि है? तो ये देखिए विसर्ग लगा हुआ है, तो इसको हम लोग कहेंगे विसर्ग संधि। क्या कहेंगे इसको? विसर्ग संधि कहेंगे। तो नी जोड़ अर्थक हो जाएगा, ठीक है? चलिए अगला देखिएगा यहाँ पर, अगला प्रश्न है आपका, डींग हाँकना का अर्थ क्या है? डींग हाँकना का अर्थ क्या है आपको बताना है। हंसी उड़ाना, निंदा करना, बुराई करना या सेखी बघारना, ठीक है? तो बहुत लोग कहते हैं कि कह रहे हैं कि आज हम हेलीकॉप्टर से जबो आज हम हेलीकॉप्टर चढ़बो, तो बहुत लोग कहते हैं अरे डींग हाँकत हो, एकर माने क्या है? डींग हाँकत हो, ऐसे कहते हैं। इसका मतलब कि सेखी में बोल रहा है कुछ करे उरेगा नहीं, तो वही डींग हाँकना का मतलब क्या होता है? हंसी उड़ाना, निंदा करना, बुराई करना या सेखी बघारना। तो एकरे कहते हैं हम लोग सेखी बघारना ना, इस सेखी में जे मन सो बोल रहे करना कुछ है नहीं, तो सेखी बघारना इसका राइट आंसर हो जाएगा। मूक का विपरीतार्थक शब्द है, देखिए विलोम शब्द से आपको 3 से 4 प्रश्न रहेंगे। मूक का विपरीतार्थक शब्द है वाचाल, हास, गौन या इनमें से कोई नहीं, ठीक है? तो मूक बधिर मतलब जो एकदम नहीं बोलने वाला है, एकदम चुपचाप शांत रहता है और एगो ओकरे दूसर होता है, ओकरा कहते हैं वाचाल, यानी जहाँ मन तहीं लबर-लबर बोलते रहता है, तो वो होता है वाचाल। और एगो मूक मतलब होता है शांत, तो शांत रहने वाला और वाचाल माने ज़्यादा बोलने वाला, तो वाचाल हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, लंबोदर किस प्रकार का शब्द है? देखिए इस शब्द वाले तो एक से दो प्रश्न आपके एग्जाम में रहेंगे, रूढ़, यौगिक, योगरूढ़ या कोई नहीं, ठीक है? तो रूढ़ शब्द जो होते हैं जो मूल शब्द होते हैं और यौगिक शब्द जो होते हैं वो क्या होते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों का उसमें मेल हो जाता है, तोड़ के देखिएगा तो दो या दो शब्द मिल जाएगा, तो यौगिक शब्द हो गया। और योगरूढ़ में क्या होगा? वो यौगिक होगा लेकिन उसका विशेष अर्थ निकल जाएगा, उसका विशेष अर्थ निकल जाएगा। तो लंबोदर का मतलब है लंबा हो उदर जिसका, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? लंबोदर, यानी यहाँ पर विष्णु भगवान सेंस में लेते हैं हम लोग। तो एक क्या चीज हो गया? तो विशेष अर्थ निकल गया, विशेष अर्थ निकल गया तो योगरूढ़ में जाएगा। तो योगरूढ़ शब्द है और ये कहाँ आया है? तो ये आपका बिहार और उड़ीसा दोनों में आया हुआ प्रश्न है। तो लंबोदर किस प्रकार का शब्द है? अब आपके दिमाग में आगे होगा कि जिसका विशेष अर्थ निकलेगा उसको लंबोदर कहेंगे हम लोग, ठीक है? चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। चलिए उपसर्ग और प्रत्यय का भी नोट्स बन के तैयार है आपके बीच, तो आपको सिर्फ नोट्स लेके पढ़ने की सिर्फ तैयारी करना और बाकी कुछ चीज का तैयारी नहीं करना, ठीक है? तो चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है आवा, ज्ञान, ची और चीर, क्या होगा? ठीक है, देखिए जब उपसर्ग और प्रत्यय आपको बताना हो तो आप क्या कीजिएगा, इस शब्द का संधि विच्छेद कीजिएगा। तो चिरायु का जब आप संधि की विच्छेद कीजिएगा तो हो जाएगा चीर और जोड़ आयु, क्या हो जाएगा? चीर जोड़ आयु, इसी को कहेंगे हम लोग चिरायु। तो ये प्लस शब्द से देखिएगा, प्लस शब्द के जो पहले होगा वो उपसर्ग है और प्लस शब्द के जो बाद होगा वो प्रत्यय है, ठीक है? तो इसमें उपसर्ग कौन है? तो चीर है। कौन है? चीर। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है?
चलिए अगला देखिएगा यहाँ पर। अगला है आपका झुंड किस प्रकार की संज्ञा है। आपको बताना है कि झुंड किस प्रकार की संज्ञा है। बिहार, यूपी, उड़ीसा सब जगह पूछा गया ये झुंड वाला ना। जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक, झुंड किस प्रकार की संज्ञा है। तो देखिए आपको बताते हैं झुंड जो होता है कब बनता है। तो आप देखते हैं कि अरे भीड़ हो गया है, झुंड वहां हो गया, तो उसका मतलब वहां कुछ लोग समूह में होते हैं। किस में होते हैं? समूह में होते हैं। 2, 4, 10 व्यक्ति जब एक जगह जुटते हैं तब होता है झुंड या तब होता है भीड़। तो ये भीड़ या झुंड कब होता है? जब समूह होता है तब। और जब समूह होगा तो कौन संज्ञा कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। तो इसका राइट आंसर समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर बी हो जाएगा आपका। ठीक है। अगला है द्वंद्व समास का उदाहरण है। इसमें द्वंद्व समास का उदाहरण कौन है आपको बताना है। ठीक है। तो द्वंद्व समास का उदाहरण जो हो जाएगा यहाँ पर देखिए कौन है। त्रिनेत्र है, चौराहा है, माता पिता है, या यहाँ पर आप कह सकते हैं कि आगे है यथाशक्ति है। ठीक है। अब देखिए तो त्रिनेत्र मतलब क्या होगा? द्वंद्व त्रिनेत्र मतलब हो गया यहाँ पर तीन नेत्र। देखिए द्वंद्व का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा होना। क्या होना? लड़ाई झगड़ा, बीच में चलते रहना। ठीक है। यानी एक दूसरे लड़ाई झगड़ा कब होगा? जब एक दूसरे, एगो बोलेगा बाएं तो एगो बोलेगा दाएं, इस खींचातानी में लड़ाई होता है एगो। ठीक है। तो उल्टा होगा। तो अब इसमें आप उल्टा वाला अर्थ देख रहे होंगे, एक ही है माता पिता। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं? माता ना, और उसका उल्टा क्या होता है? पिता। अब बीच में देखिए ये योजक चिन्ह होगा, इसमें छूटा हुआ है, यहाँ पर योजक चिन्ह होना चाहिए था। तो माता पिता जो हो गया, ये जो है आपका यहाँ पर द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो एक दूसरे का विपरीत शब्द अर्थ वाले जो भी समास रहेंगे वो द्वंद्व समास में चले जाएंगे। ठीक है। अगला देखिएगा यहाँ पर, प ध्वनि का उच्चारण स्थान बताएं। प ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो प ध्वनि का उच्चारण स्थान गुजरात आकलन में देखिए मूर्धा, तालु, कंठ और ओष्ठ। ठीक है। नीचे क्या लिखा हुआ है? ओष्ठ लिखा हुआ है प ध्वनि का। तो अब देखिए प ध्वनि के लिए, तो क ध्वनि के लिए क्या होता है? क ध्वनि के लिए कंठ होता है, उसके बाद नीचे आइएगा तो च आइएगा। ठीक है। च ध्वनि के लिए कंठ, तालु, ट, ठ, ट हो गया, फिर त हो गया, और फिर प फ होता है ना। तो प के लिए देखिए होता है ओष्ठ। क्या होता है? ओष्ठ ना। तो प ध्वनि का उच्चारण स्थान ओष्ठ होगा, जो कि डी में है और गुजरात आकलन में आया हुआ है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। प ध्वनि का उच्चारण स्थान ओष्ठ हो जाएगा। आहा मैच जीत गया, यह किस प्रकार का वाक्य है? देखिए आहा मैच जीत गया, तो किस प्रकार का वाक्य है? तो आप देख लीजिएगा, वाक्य जब होता है तो जिस वाक्य से खुशी, दुख, वेदना, आश्चर्य का बोध होता है तो उसको हम लोग किस में डालते हैं? विस्मयादि बोधक वाक्य में। ठीक है। अब विस्मयादि बोधक वाक्य का चिन्ह है कि वाक्य में कहीं भी इस प्रकार का चिन्ह यदि दिया हुआ है तो इसको विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। तो ये जो है देखिए यहाँ पर यह चिन्ह दिया हुआ है तो विस्मयादि बोधक वाक्य में चला जाएगा। यह उस प्रकार का वाक्य जो होता है वो विस्मयादि बोधक वाक्य में जाएगा। इसका राइट आंसर जो है आपका ए हो जाएगा। ठीक है। देखिए द्विगु समास का उदाहरण है। ठीक है। द्विगु समास का उदाहरण है, आपको बतलाना है कौन सा इसमें द्विगु समास का उदाहरण होगा। त्रिनेत्र, चौराहा, माता पिता या यथाशक्ति, द्विगु समास का उदाहरण कौन होगा? ठीक है। तो देखिए द्विगु के लिए क्या होता है? तो द्विगु के लिए आपका होता है द्विव ना। द्विव का मतलब देखिए होता है दो। द्विव का मतलब क्या होता है? दो। और ये दो क्या हो गया आपका? संख्यावाचक हो गया। दो संख्यावाचक हो गया। तो जिसमें संख्यावाचक चीज रहेगा तो उसको द्विगु के अंतर्गत डालिएगा। ठीक है। जिसमें संख्यावाचक चीज रहेगा उसको किसके अंतर्गत डालिएगा? द्विगु के अंतर्गत डालिएगा। तो त्रिनेत्र में आप कहिएगा कि तीन है, ये भी संख्यावाचक है, तीन है, लेकिन इसका विशेष अर्थ निकल रहा है, संकर होगा। तो जिसका विशेष अर्थ निकलेगा उसको बहुब्रीहि में हम लोग डालते हैं। ठीक है। तो अब देखिए चौराहा है तो इसमें चार है, लेकिन इसका विशेष अर्थ नहीं निकल रहा है। तो जिसमें विशेष अर्थ नहीं निकल रहा है और संख्यावाचक है तो वो आपका द्विगु में चला जाएगा। तो इसका राइट आंसर द्विगु का हो जाएगा बी, यानी चौराहा इसमें जो है द्विगु समास का उदाहरण है। त्रिनेत्र आपका नहीं होगा क्योंकि उसका विशेष अर्थ निकल रहा है, जिसका विशेष अर्थ निकल रहा है वो नहीं होता है। ठीक है। चलिए अगला है, अग्नि किस प्रकार का शब्द है? आपको बताना है कि अग्नि जो है वो किस प्रकार का शब्द है यहाँ पर ना। तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज। देखिए ये आपका यूपी और बिहार और उड़ीसा तीनों जगह पूछा है अग्नि ना। अब देखिएगा अग्नि किस प्रकार का शब्द होगा? तो बोला जाता है कि जो संस्कृत का शब्द है, जो संस्कृत का शब्द है उसको हम लोग तत्सम कहते हैं, और जो संस्कृत से हिंदी में आया है उसको हम लोग तद्भव कहते हैं। ठीक है। तो संस्कृत के शब्द को तत्सम कहेंगे। तो अग्नि संस्कृत है और इसका हिंदी हम लोग देखते हैं आग होता है ना। तो ये तत्सम में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? तत्सम शब्द के अंतर्गत आपका चला जाएगा, संस्कृत वाला शब्द तत्सम के अंतर्गत। ज ध्वनि का उच्चारण स्थान बताइए। ज ध्वनि का उच्चारण स्थान बताइए। आपको बताना है कि ज ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, हम लोग लिखते हैं क ध्वनि, क से लेके अंग तक। तो क ध्वनि का उच्चारण स्थान कंठ है,
अब देखिए उसके बाद आता है नीचे च, तो च छ ज इसी में है ना, तो सेकेंड बार पहला वाला कंठ होता है, दूसर का तालु होता है, दूसर का ग्रुप। तो च ध्वनि या छ ध्वनि या ज ध्वनि सबका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तालु। तालु किस में है? बी में है, और यही इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा आपको बताना है? त्रिनेत्र, चौराहा, माता पिता या यथाशक्ति, कौन है? तो देखिए बहुब्रीहि समास में क्या होता है, तो बहुब्रीहि समास का मतलब है जिसका विशेष अर्थ निकलता है। तो इससे त्रिनेत्र देखिएगा, तीन नेत्रों का समाहार हो रहा है, और इन्हीं को हम लोग कहते हैं क्या चीज? शंकर भगवान कहते हैं विशेष अर्थ। तो वैसा सब जिसका विशेष अर्थ निकले वो बहुब्रीहि समास में जाएगा, तो त्रिनेत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा, बहुब्रीहि समास में चला जाएगा। समास का पूरा नोट्स आपको बना के हम दे दिए हैं जो जुड़े हुए हैं। तो समास से एक प्रश्न आपका जो है पक्का आने वाला है, तो समास वाले सारे प्रश्नों को आप लोग यहाँ पर जरूर कवर अप कर लीजिएगा, क्योंकि समास से पूछना ही पूछना है आपको यहाँ पर प्रश्न। ठीक है, देखिए अगला है कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह है ने, कर्म, करण, कोई नहीं। ठीक है, तो कर्ता कारक, इसका भी कारक का पूरा नोट्स आपको पीडीएफ बना हुआ तैयार है। आपको सिर्फ यहाँ पर नोट्स परचेज करने और पढ़ने की आवश्यकता है। 101% आपको सफलता मिलने वाली है, तो आप अभी के अभी जुड़ जाइएगा। तो कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होगा? तो देखिए कर्ता ने होता है, कर्ता ने होता है, कर्म कोक होता है, करण से होता है। कम से कम 3 को तो बार बार पूछता है परीक्षा में, तो इसको याद कर लीजिएगा। तो कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह जो है वो आपका ने हो जाएगा। ठीक है, श्रेणी में कौन सी संख्या गलत है? आपको बताना है कि यहाँ पर एक श्रेणी दी गई है, इस दी गई श्रेणी में कौन सी संख्या गलत है, और ये आपको जेएसएससी 2015 में पूछा गया है। अब हम आपको बता देते हैं शिक्षक बंधु, यहाँ पर जो आपको हम है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आपको रीजनिंग की तैयारी कर रहे हैं, और रीजनिंग का सारा नोट्स यहाँ पर आपको जो जैक मॉडल पाठ्यक्रम पर है वो बन करके तैयार हो गया है। और अब हम आपको यहाँ पर ओनली फॉर दे रहे हैं जो कि झारखंड में 2001 से लेकर के 2021 तक जितनी परीक्षाएं का आयोजन किया गया है उसमें जितने भी रीजनिंग से पूछे गए हैं उनका क्वेश्चन बैंक हम आपको प्रोवाइड कर दे रहे हैं। तो आप अगर इतना भी बना लेते हैं तो आपके मन में एकदम भावना यह हो जाएगी कि यही इसी तरह का रीजनिंग आपका आता है, जो कि कहीं भी आपको ये जेएसएससी का पूरा क्वेश्चन पत्र मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो आप सभी यहाँ पर देखिए, यदि आप रीजनिंग में देखिए बहुत ही अच्छा स्कोर करना चाह रहे हैं, यानी 1 to 5 के हैं तो आपको 20 में 20 रीजनिंग में मिलने वाले हैं, और 6 to 8 के हैं तो 25 में 25 रीजनिंग के आने वाले हैं। इस तरह का आपका जैक मॉडल पाठ्यक्रम पर यहाँ पर नोट्स तैयार किया गया है। अब आपको हम बता देते हैं कि यदि आप केवल रीजनिंग का ही नोट्स पढ़ना चाहते हैं, केवल रीजनिंग में ही 20 में 20 लाना चाहते हैं या 25 में 25 लाना चाहते हैं, तो आपको हम बता देते हैं कि यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ 50 रुपीज दे करके आप यहाँ से नोट्स परचेज कर सकते हैं ओनली फॉर रीजनिंग का, जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर पीडीएफ बने हुए हैं, और उसके बाद यहाँ पर विभिन्न जो झारखंड है जेएसएससी उसका क्वेश्चन बैंक भी आपको मिल जाएगा, आप तैयारी कर सकते हैं। तो आप अभी ले सकते हैं और यहाँ पर जुड़ सकते हैं, मोबाइल नंबर दिया गया है। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न को। तो कौन सी संख्या गलत है आपको बताना है, जेएसएससी 2015 में पूछा गया है। देखिए यहाँ पर लिखा क्या हुआ है, 7, 14, 28, 55 और 112। ठीक है, इसमें क्या गलत सही है इसको हम लोग देखेंगे, उसके बाद इस पर जिक्र करेंगे। ठीक ना, तो अब देखते हैं हम। देखिए इसको जब सीरीज चल रहा है तो हम देख रहे हैं 7 में 2 से गुना करेंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा ना, और 14 में जब 2 से गुना करेंगे तो 28 हो जाएगा, यानी 2 का सीरीज चल रहा है। देखिए 1 के बाद 2 तक अगर सेम डिजिट मिल रहा है गुना का तो लगभग वही होता है। अब 28 में यदि हम 2 से गुना करेंगे तो बताइए कितना आएगा, 56 आना चाहिए था हमको, यहाँ कितना आना चाहिए था 56। अब 56 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 112 आएगा ना। तो देखिए 7 भी सही है, 14 भी सही है, 28 भी सही है, लेकिन ये 55 जो है ना ये गलत है। यहाँ 55 नहीं होना चाहिए था, यहाँ 56 होना चाहिए था, और 112 भी बिल्कुल आपका सही है। तो पूछा इसमें कौन सी संख्या गलत है, तो गलत कौन हुआ, ये 55 गलत हुआ ना, इसका राइट आंसर 55 होगा। 55 किस में है, तो देखिए सी नंबर ऑप्शन में है, तो सी आपका सही है, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, 55 होगा। तो इस तरह का देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है, आपके भी आकलन एग्जाम में इसी तरह का प्रश्न आने वाला है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला है। सिर्फ आप यहाँ से सारे जो प्रश्न पत्र है जैक मॉडल पाठ्यक्रम पधारित उसको लेकर के यदि आप पढ़ लेते हैं तो आपको 101% सफलता की पूर्ण गारंटी यहाँ से मिलेगी, और 50 रुपये में ही आपको यहाँ पर नोट्स मिल जाएगा। अगर केवल नोट्स लेकर पढ़ना चाह रहे रीजनिंग में 20 यानी 20 नंबर में 50 रुपये में 20 नंबर मिलने वाले हैं, इससे और ज़्यादा क्या हम बता सकते हैं। चलिए देखिए अगला है, यदि ए एन बराबर 14, आगे क्या दिया है, ए एन बराबर 14 है, ए एन का मान 14 है
और CAT कैट का मान 60 है, तो BEG बराबर क्या होगा? आपको पूछ रहा है कि BEG बराबर क्या होगा। JSSC 2015 सीजीएल का यह प्रश्न आपको आया हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाया जाएगा। 74 होगा, 70 होगा, 72 होगा या 68 होगा, क्या इसका आंसर होगा? तो देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। तो सबसे पहले चलेंगे हम यहाँ पर, देखिए क्या लिखा हुआ है, AN इक्वल टू 14, यही लिखा हुआ है ना। चलिए AN इक्वल टू 40 लिखा हुआ है, ये कैसे 14 आया इसको हम लोग देखेंगे। तो देखिए आप अगर हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपको यहाँ पर रीजनिंग का नोट्स दिया हुआ है जो अंग्रेजी अल्फ़ाबेटिकल पर आधारित प्रश्न है। इसका नोट्स अलग है और ये आप चल रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो अब देखिएगा यहाँ पर AN 14 है तो कैसे है। तो सबसे पहले आप देखिएगा अंग्रेजी का जो अक्षर होता है उसको आप सीरीज में याद कर लीजिएगा कि कौन सा क्रम पर आता है। ठीक है, तो देखिए ABCDEFGHIJKLMN, यही है ना। देखिए A का स्थान कौन सा है, पहला है। A का स्थान कौन सा है, पहला है। A के लिए एक यहाँ पर मान्य होता है। और N कौन सा स्थान पर आ रहा था, देखिएगा दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, यानी N का मान देखिए 14 है। तो क्या किया गया है इसमें, अब देखिएगा इसमें क्या रीजनिंग लगाया गया है, क्या लॉजिक लगाया गया है। तो आप देखिएगा A का मान 1 हुआ ना, तो 1 लिखें, और N का मान कितना है, 14 है। तो 1 गुने जब 14 करेंगे तो कितना आएगा बताइए, 14 आएगा ना। तो इसमें कुछ नहीं किया गया, इसमें सिर्फ जो है अंग्रेजी के अक्षर का आप यहाँ पर जो है क्रम याद कर लीजिएगा कि A कौन सा स्थान पर आता है, B कौन सा स्थान पर आता है, C कौन सा स्थान पर आता है। इस क्रम का आपका नोट्स भी बनाया हुआ आपको उसमें मिल रहा है। ठीक है, नोट्स पूरे बनाए हुए हैं और इस तरह बनाए हुए हैं कि वहीं से प्रश्न छपना आपको गारंटेड हो जाता है। ठीक है, तो देखिए ये आपका JSSC में इस तरह का प्रश्न आया है तो आकलन में तो आएगा ही आएगा। अब रही बात कि AN को 14 लिखा, अब कैट को देखिएगा कितना लिखता है, 60 लिखता है। तो देखते हैं कि क्या इसी सीरीज पर आधारित है कि नहीं है। तो चलिए अब CAT कैट की बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो सबसे पहले देखेंगे कैट के लिए, CAT कैट हो गया। ठीक है, तो C का स्थान अंग्रेजी अक्षर के अनुसार कौन सा क्रम पर आता है, तो तीसरा स्थान पर आता है। ठीक है, A का कौन सा स्थान पर आता है, तो पहला स्थान है इसका पहला, और T जो है आप देख लीजिएगा ये 20वां स्थान पर आता है। ठीक है, अब इसी को आप गुना कीजिएगा तो 3 एकम 3 और 3 को 20 से गुना कर रहे हैं तो आ कितना रहा है, देखिए 60 आ रहा है। क्या यहाँ पर 60 था ना, CAT बराबर 60, तो ये कैसे आ रहा है, तो अंग्रेजी अक्षरों के क्रम को सिर्फ गुना कर दे रहे हैं हम, तो ये आंसर मेरा आ जा रहा है। तो अब चलिए जो हमसे प्रश्न पूछा गया है वो प्रश्न मेरा क्या है, तो वो प्रश्न आपका है यहाँ पर कि BEG को क्या लिखा जाएगा, BEG को क्या लिखा जाएगा। तो B का स्थान याद कीजिए कितना होगा, B का स्थान देखिए 2 होता है। E कौन सा स्थान पर होता है, तो 5वां स्थान पर होता है। और G कौन सा स्थान पर होता है, 7वां स्थान पर होता है। इसको गुना कर दीजिए, 2 गुने 5 गुने 7। ठीक है, तो 2 पच्चे 10, 10 सत्ते 70। इसका आंसर कितना होना चाहिए, 70 होना चाहिए। और 70 किस में आ रहा है, B में आ रहा है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से